मित्रों, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर मानसिक रोगों की चर्चा कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक मानसिक रोगों से बचने के उपाय। मानसिक रोगों से बचने के उपायों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिछली क्लास में जैसा कि हमने डिस्कशन किया, समायोजन क्या है उसके मीनिंग को सीखा, समायोजन की परिभाषाओं पर प्रकाश डाला, उसके बाद समायोजित व्यक्तित्व के लक्षण, विशेषताएं और गुणों की चर्चा की और उसके बाद जो व्यक्ति उपस्थित परिस्थिति और अपने लक्ष्य के मध्य जब संतुलन या तालमेल नहीं बिठा पाता है तो वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है और यही कुसमायोजन व्यक्ति को अनेक मानसिक रोगों से पीड़ित कर देता है, व्यक्ति को अनेक मानसिक रोगों से घेर लेता है। इस प्रकार अब आज की क्लास में हम उन सभी मानसिक रोग, चाहे वो तनाव हो, कुंठा हो, भग्नाशा हो, निराशा हो, दुश्चिंता हो या द्वंद्व हो, संघर्ष हो, इन सभी प्रकार के मानसिक रोगों से बचने के उपायों की चर्चा आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मित्रों देखिएगा, नोट डाल के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उपरोक्त सभी मानसिक रोगों से बचने हेतु जिन उपायों का सहारा लिया जाता है उन्हें मनोवैज्ञानिक भाषा में रक्षा युक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, रक्षा युक्तियां, रक्षा कवच, रक्षात्मक प्रणाली, मनोरक्षा अभियांत्रिकाएं, एवं वे रक्षा तंत्रिकाएं आदि नामों से पुकारा जाता है। क्लियर हो गया मित्रों? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तनाव, दुश्चिंता, भग्नाशा, कुंठा आदि सभी प्रकार के जो मानसिक रोग हैं, इन सभी मानसिक रोगों से बचने के लिए व्यक्ति जिन उपायों का या जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उस मार्ग को या उन उपायों को मनोविज्ञान की भाषा में रक्षा युक्तियां, रक्षा कवच ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में हाल ही में आरपीएससी द्वारा
2018 की आरपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी वहाँ पर पूछा गया था कि जब व्यक्ति किसी तनाव या किसी पीड़ा से ग्रसित हो तो ऐसी स्थिति में निम्न में से किस प्रकार के उपाय को अपनाया जाएगा। तो वहाँ पर रक्षा कवच को अपनाया जाएगा, रक्षात्मक युक्तियों को अपनाया जाएगा, मनोरक्षा अभियांत्रियोयों को अपनाया जाएगा, रक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जाएगा, रक्षात्मक तंत्रिकाओं को अपनाया जाएगा। तो यही विशेष बात है मित्रों। उपायों का कुछ ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर मानसिक रोगों से बचने के लिए आप जिस तरीके को, जिस मार्ग को, जिन उपायों को अपना रहे हो, उन उपायों को मनोविज्ञान की भाषा में, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में उनको रक्षात्मक युक्तियां या मनोरक्षा अभियांत्रिकाओं के नाम से जाना जाता है, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? उन्हें साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। इसी आधार पर हम यहां उन रक्षा युक्तियों की बात करेंगे। मित्रों, ये रक्षा युक्तियां, एक नोट डाल के हम फिर इसको समझ लेते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, इन रक्षा युक्तियों को या उपायों को, आप एक ही बात है, इन रक्षा युक्तियों को अथवा उपायों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, दो श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? दो श्रेणियों में बांटा गया है। इज इट क्लियर? यहां पर इन यानी कि ओवरऑल कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब व्यक्ति किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है या किसी मानसिक रोग का शिकार हो जाता है तो उसके पास उस मानसिक रोग से बचने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं मित्रों? दो तरीके होते हैं, जहां पर हम यहां उन दोनों तरीकों की बात कर रहे हैं, उन दोनों तरीकों की बात कर रहे हैं। अर्थात इन रक्षा युक्तियों, उपायों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। अब वो दो श्रेणी कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। जैसा कि हाल ही में ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में ऐसा पूछा गया, निम्न में से मानसिक रोग से बचने का प्रत्यक्ष उपाय कौन सा है? इस प्रकार का प्रश्न पुटअप किया जा चुका है मित्रों। तो हमको प्रत्यक्ष उपायों पर भी प्रकाश डालना है और अप्रत्यक्ष उपायों पर भी प्रकाश डालना है। अब आप एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जब मैं उपाय बोलता हूं तो आप उसका मीनिंग, उसका अर्थ यहां पर रक्षा युक्तियों या रक्षा कवच के संदर्भ में भी समझें और सीखें। में अर्थात ये हुआ, हम लोग रक्षा युक्तियों की ही बातें कर रहे हैं, रक्षा युक्तियों को हम दूसरे शब्द में उपाय नाम दे रहे हैं। सो ये एक ही बात है। क्लियर है? तो हम इन उपायों को कितनी श्रेणियों में विभक्त कर रहे हैं मित्रों? यहां पर उपाय कह दीजिएगा या रक्षा युक्तियां कह दीजिएगा, मीनिंग एक ही है, बात एक ही है। अब इनको हम लोगों ने कितनी श्रेणियों में बांट दिया है? दो श्रेणियों में, प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। मित्रों, इंपॉर्टेंट बात मजे की ये है कि प्रत्यक्ष उपाय जो हैं उनका, इन प्रत्यक्ष उपायों का सीधा संबंध, यहां पर संबंध अगर पढ़ें, आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष उपायों का सीधा संबंध मस्तिष्क की चेतन अवस्था से होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड से होता है।
प्रत्यक्ष उपाय यानी कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसनेस। क्लियर हो गया? कॉन्शियसनेस से इसका संबंध होता है, रिलेशन होता है, जबकि अप्रत्यक्ष उपायों का सीधा संबंध, जबकि अप्रत्यक्ष उपायों का सीधा संबंध अचेतन अवस्था से होता है। अचेतन अवस्था से होता है। किससे होता है मित्रों? अचेतन अवस्था। और अचेतन अवस्था को हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, यहां पर प्रत्यक्ष उपायों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्यक्ष उपाय कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यानी प्रत्यक्ष उपाय 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले, और प्रत्यक्ष उपायों का सीधा संबंध मूर्त चिंतन या प्रत्यक्ष चिंतन या फिर हम लोग चेतन अवस्था की बात करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आती है वो ये है, देखिएगा, इन चारों प्रकारों के संदर्भ में यहां पर डायरेक्ट आजकल प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, निम्न में से मानसिक रोगों से मुक्त होने का प्रत्यक्ष उपाय कौन सा है अथवा नहीं है। इसका मतलब आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपायों के नाम बिल्कुल इमिटेट होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर है? चलिएगा, देखो मित्रों, तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष उपायों की चर्चा करेंगे। मानसिक रोगों, और याद रखना ये सभी तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, भग्नाशा आदि सभी से बचने के उपाय कहलाते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहां पर प्रत्यक्ष उपाय, प्रत्यक्ष उपाय, प्रत्यक्ष उपाय कितने होते हैं मित्रों? 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के प्रत्यक्ष उपायों की बात करें तो सबसे पहला, बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करना, ये हमारा पहला प्रत्यक्ष उपाय है। दूसरा प्रत्यक्ष उपाय क्या है मित्रों? दूसरा प्रत्यक्ष उपाय है हमारा बाधाओं को दूर करना या अन्य मार्ग खोजना। अन्य मार्ग खोजना। तीसरा प्रत्यक्ष उपाय है मित्रों, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? प्रतिस्थापन करना। और नेक्स्ट है 4th, विश्लेषण या निर्णय, एनालिसिस या डिसीजन। देखिए मित्रों, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्यक्ष उपाय 4 प्रकार के होते हैं, बाधाओं को दूर करना। अब इनको ध्यानपूर्वक समझने की बात यहां आती है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो उसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे सीख सकते हैं, मान लीजिए मुझे सामने वाली उस दीवार तक जाना है, मेरा वो लक्ष्य है। जब मैं उस दीवार तक जाने लगा तो मित्रों मुझे रास्ते में कांटे मिले, खाइयाँ मिली, गड्ढे मिले, यानी मुश्किलें आई। और मुश्किलें इतनी भयानक थी, मुश्किलें इतनी ज़्यादा थी कि मैं वहाँ लक्ष्य पर या लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत असहज महसूस कर रहा था, यानी पहुँच ही नहीं पा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने अपना रास्ता ही बदल लिया। जब व्यक्ति मार्ग में आई हुई बाधाओं को दूर नहीं कर पाता है तो
ऐसी सिचुएशन में वह कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ जयपुर से आगरा जाना है ताजमहल देखने। अब आगरा जब जाता हूँ ताजमहल देखने तो रास्ते में बैरियर है। रास्ते में बैरियर क्या है कि वो गुर्जर आरक्षण आंदोलन छिड़ा हुआ है और वहाँ पर रास्ता रुका हुआ है, पटरियाँ उखाड़ रखी हैं। लेकिन अब मुझे जाना आगरा है, तो अब ऐसी सिचुएशन में बीच में मार्ग में बाधाएं आ गई, मैं नहीं जा सकता डायरेक्ट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नया रास्ता बनाना पड़ेगा। जाना तो अभी भी मुझे आगरा ही है, लेकिन अब मैं पहले दिल्ली जाऊंगा, फिर दिल्ली से आगरा इधर आऊँगा। तो ये क्या हो गया, एक नया रास्ता हो गया। और मित्रों, नया रास्ता ढूंढ लेने पर भी जब व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तो फिर वह क्या करता है, लक्ष्य ही बदल डालता है। अरे भाई, सिंपल सी बात है, मैं दिल्ली होकर जाने का प्रयास करने लगा तो तब भी मुझे मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, तब भी मैं आगरा नहीं पहुंच पाया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर व्यक्ति सोचता है अरे छोड़ो यार, आगरा ना सही दिल्ली का लाल किला ही देख चलते हैं। तो मैंने क्या किया, अपना लक्ष्य ही बदल डाला। कोई बात नहीं, व्याख्या मतलब फर्स्ट ग्रेड लेक्चर नहीं बन सके तो सेकंड ग्रेड ही सही, आरएस नहीं बन सके थर्ड ग्रेड टीचर ही सही। तो लक्ष्य को ही बदल डालना कब, जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति आ जाए। तो ये प्रत्यक्ष उपाय है, बहुत सिंपल। जब व्यक्ति किसी मानसिक रोग का शिकार होता है तब ऐसी स्थिति में वह अपने मानसिक रोग से बचने के लिए सबसे पहले क्या करता है, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आई हुई बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को जब व्यक्ति दूर नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में वह दूसरा तरीका, नया रास्ता, नया मार्ग खोज लेता है, नया तरीका ढूंढ लेता है। और नया मार्ग खोज लेने के बावजूद भी जब व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में वह अपने लक्ष्य को ही बदल डालता है। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान रखना है, वह लक्ष्य मिलता जुलता होता है। फर्स्ट ग्रेड ना सही, सेकंड ग्रेड सही, सेकंड ग्रेड ना सही, थर्ड ग्रेड सही। तो लक्ष्य ही बदल डाला। ग्राम सेवक ना सही, पटवारी सही, पटवारी ना सही, ग्राम सेवक बन जाए। तो ऐसे अपने लक्ष्य को ही बदल डालता है। क्लियर है। और अंत में वह इन सबके बारे में उचित विश्लेषण और निर्णय कर एक सही मार्ग को चुनकर अपने मानसिक रोग से मुक्त हो जाता है। तो क्लियर हो गया, 4 प्रकार के यहाँ पर मुख्य रूप से प्रत्यक्ष उपाय होते हैं। आपको एज इट इज इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से इनको सीख लेना चाहिए। तो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को दूर करना, क्लियर। बाधाओं को दूर न किए जाने पर व्यक्ति रास्ता नया अपना लेता है, तरीका दूसरा ढूंढ लेता है। क्लियर हो गया। और तरीका, नया रास्ता अपनाए जाने पर भी जब लक्ष्य नहीं मिले तो फिर व्यक्ति लक्ष्य को ही बदल डालता है। क्या करता है, लक्ष्य को ही बदल डालता है। और उसके बाद उचित विश्लेषण और निर्णय कर, एक सही निर्णय कर अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब अप्रत्यक्ष उपायों की चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, अप्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय, अब ये अप्रत्यक्ष उपाय जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अप्रत्यक्ष उपायों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। अब ये अप्रत्यक्ष उपाय जो हैं वो क्या है, उनकी हम लोग बात करें। सीधा सा अभिप्राय है, इनका संबंध मस्तिष्क की अचेतन अवस्था से है। कौन सी अवस्था से मित्रों, अचेतन अवस्था से। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। अब अचेतन अवस्था में क्या आ जाएगा भाई, अचेतन अवस्था, इस अचेतन अवस्था के प्रबल समर्थक सिगमंड फ्रायड कहे जाते हैं। और उन्होंने अचेतन में दमित इच्छाओं के आधार पर
मनोविश्लेषण सिद्धांत को जन्म दिया, साइको एनालिसिस थ्योरी को जन्म दिया सिगमंड फ्रायड ने। मित्रों, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है कि अप्रत्यक्ष उपाय ये भी मानसिक रोगों से बचने के अप्रत्यक्ष उपाय हैं। यानी जब कभी कई बार व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार हो रहा है, टेंशन में आ रहा है, तनाव में है, तो वह कल्पनाओं के माध्यम से, देखिएगा इसमें होता क्या है, अप्रत्यक्ष उपायों में होता क्या है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मानसिक रोगों से बचने हेतु मानसिक रोगों से बचने हेतु जब व्यक्ति कल्पना, चिंतन, स्वप्न आदि के माध्यम से कल्पना, चिंतन, स्वप्न आदि के माध्यम से जिन उपायों को अपनाता है उन्हें अप्रत्यक्ष उपाय कहा जाता है। उन्हें अप्रत्यक्ष उपाय कहा जाता है। क्लियर है मित्रों? देखिएगा, सबसे पहला अप्रत्यक्ष उपाय हम यहां पर पढ़ रहे हैं, और पहला अप्रत्यक्ष उपाय है दमन। पहला अप्रत्यक्ष उपाय है दमन। क्या है? दमन, जिसे हम लोग यहां पर दमन, सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्रेशन कहते हैं। देखिए मित्रों, दमन और समन एक जैसे लगते हैं, दमन और समन एक जैसे लगते हैं, लेकिन यहां दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। यहां पर एक समन होता है और एक दमन होता है। समन का अर्थ यहां पर सप्रेशन, दमन का अर्थ रिप्रेशन यहां पर हम लोग लेते हैं। देखिए, समन का अर्थ शांति से लिया जाता है, जबकि दमन का अर्थ दबाने से लिया जाता है। देखिएगा, इस दमन का अर्थ यहां पर होता है दबाना। दबाना, क्या दबाना? दबाना, किसको दबाना? उन अनुभूतियों को, उन अनुभवों को, उन दमित इच्छाओं को जो अचेतन से उत्पन्न हुई और चेतन में आकर आपको पीड़ा देती है, कष्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं एक गाड़ी खरीदता, एक बंगला लेता, और मैं ऐसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता, एक सुंदर सी वाइफ होती, और मैं लंदन ब्रिज की सैर कर रहा होता। ऐसे में सपने मैंने बुने अपनी चेतन अवस्था में, और जब वो पूरे नहीं होते वो दमित कर दिया, और वो कहाँ पर स्टोर हो गए? अचेतन में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अचेतन की वह इच्छा, वह अभिलाषा, वह अपेक्षा जो आपको पीड़ा देती है, कष्ट देती है, दुखी करती है, तो उस पीड़ा, कष्टदायक उन अनुभूतियों को बलपूर्वक दबा देना, उनका बलपूर्वक दमन कर देना, दमन रक्षा युक्ति का सहारा लेना कहलाता है। बहुत सिंपल। तो मित्रों, यहां पर कटु अनुभूतियों एवं दुखद बातों को, इसको कह सकते हैं अचेतन से उत्पन्न, अचेतन से उत्पन्न दमित इच्छाओं, अचेतन से उत्पन्न दमित इच्छाओं
अचेतन से उत्पन्न दमित इच्छाओं, इसको हटा देते हैं एक बार, अचेतन से उत्पन्न दमित इच्छाओं से संबंधित कटु अनुभूतियों कौमा दुखद बातों को या से बचने के लिए को बलपूर्वक, ये इंपॉर्टेंट याद रखना मित्रों, बलपूर्वक दमित कर दमन रक्षा युक्ति का सहारा लिया जाता है। दमन रक्षा युक्ति का सहारा लिया जाता है। दमन रक्षा युक्ति का सहारा लिया जाता है, दमन कहलाता है। देखिए मित्रों, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैंने कही है कि बहुत सिंपल, अचेतन से उत्पन्न कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, कोई आशा, कोई भाव अगर आपको दुखी कर रहा है, अगर आपको पीड़ा दे रहा है, अगर आपको कष्ट दे रहा है, तो उन कष्ट से आप मानसिक तनाव, मानसिक रोग के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसी उन दुखद बातों को, ऐसी उन पीड़ादायक कष्टकारक बातों को बलपूर्वक दबा दिया जाता है और इस प्रकार व्यक्ति अपने मानसिक रोग से मुक्त हो जाता है। बहुत हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, सभी की लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं ऐसी जन्म ले लेती हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते। खासकर किशोर अवस्था में तो ऐसा होता ही है। वो रोजाना काश ऐसा होता, काश वो मेरी होती, काश ये होता, तो इतने सारे सपने बालक बुन लेता है, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में वे सपने दुखद बातों के रूप में व्यक्ति के चेतन में आते हैं और चेतन में आकर उसे पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, मानसिक रोगों से ग्रसित बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बलपूर्वक दबाकर वह उनसे बचने की कोशिश करता है और उसी कोशिश को, उसी उपाय को हम मनोविज्ञान की भाषा में दमन कह देते हैं, रिप्रेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं मित्रों? दमन कह देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। सबसे पहली रक्षा युक्ति दमन। इसमें दो बातें हैं, बलपूर्वक दबाना, किसको? अपनी अचेतन से उत्पन्न उन इच्छाओं को, उन दुखद बातों को, उन कटु अनुभूतियों को जो उसे पीड़ा दे रही है, जो उसे कष्ट दे रही है, जो उसे दुख पहुंचा रही है, उनको बलपूर्वक दबा करके वह अपने मानसिक रोगों से मुक्त होने की कोशिश करता है। वही दमन है। क्या है? दमन है। बहुत सरल सी बात। दूसरी रक्षा युक्ति, दूसरा अप्रत्यक्ष उपाय हम पढ़ते हैं, समन। समन शब्द का शाब्दिक अर्थ मित्रों शांत होना, शांत होना। समन का मतलब होता है शांत होना, और इसका सीधा सा अभिप्राय, कैसे शांत होना? कैसे शांत होना? जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो कहकर चेतन को अस्वीकार करना। देखो, इसका सीधा सा अभिप्राय मैं आपको समझा देता हूं। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो, अब छोड़ो कहकर, अब छोड़ो कहकर चेतन अस्वीकरण करना, चेतन अस्वीकरण करना, चेतन अस्वीकरण करना समन कहलाता है। चेतन अस्वीकरण करना समन कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? समन कहलाता है।
इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग यूज कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो कैसे समझते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल पुट करता हूं। एक दिन की बात है कि हमारा जो न्यूज़पेपर वाला बंदा था, हॉकर जो था, वो रोजाना अखबार लाता था, लेकिन वो लेट लाता था। उससे पहले मैं अपनी क्लास के लिए निकल जाता था, तब तक न्यूज़पेपर घर पे नहीं आता था। अब संडे का मेरी छुट्टी थी, मैं वेट कर रहा था कि आने दे आज अखबार वाले को। और जैसे ही अखबार वाला उस दिन भी लेट लेकर आया, तो आते ही अखबार वाले से मेरी झड़प हो गई, झगड़ा हो गया। और झगड़ा होने के बाद, झगड़ा हो गया है, झगड़ा होने के बाद मैं अंत में क्या बोलता हूं, जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो, आगे ध्यान रखना। यानी जो भी हमारे मध्य जो लड़ाई झगड़ा, जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसे मैंने क्या कर लिया, अस्वीकार कर दिया। यानी जो सामने है उसे अस्वीकार कर देना। जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो कहकर उसे अस्वीकार कर देना, चेतन अस्वीकरण करना समन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं बताता हूं। एक दिन क्या हुआ, एक कबूतर बिल्ली को अपनी तरफ आता देखकर, एक कबूतर बिल्ली को अपनी तरफ आता देखकर आंखें बंद कर लेता है और क्या सोचता है कि यार मैं तो बच गया, मैं तो बच गया, जैसे कि मेरे सामने बिल्ली ही नहीं है। तो यानी उसने सामने उस बिल्ली, यानी बिल्ली रूपी उस चेतन स्थिति परिस्थिति को अस्वीकार कर दिया कि जैसे बिल्ली सामने है ही नहीं। भाई सीधी सी बात है, आप मेरी क्लास को देख रहे हो, लेकिन आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, यानी सामने मैं हूं, उसके बावजूद भी कह रहे हो कि सर तो है ही नहीं। तो उस स्थिति को चेतन अस्वीकरण कहते हैं। तो इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बिल्ली को अपनी तरफ आता देख, बिल्ली को देखकर कबूतर द्वारा आंखें बंद करना समन है। सिंपल से अर्थ में मित्रों, इसे हम ऐसे भी सीख सकते हैं कि भाई सामने की स्थिति परिस्थिति को अस्वीकार करना कि सामने वो है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जब पुलिस रिमांड पर लेती है अपराधियों को, तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने नहीं किया है उसको भी वो कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं। तो चेतन अस्वीकरण करना, जो नहीं है सामने उसको अस्वीकार करना, क्लियर है, वही समन कहलाता है। तो इसके अच्छे एग्जाम्पल आप दूध वाले का भी एग्जाम्पल बना सकते हो। एक दूध वाला रोजाना दूध में पानी मिलाकर लाता था। एक दिन आपकी झड़प हो गई कि रोज रोज पानी मिलाकर लाते हो, तो दूध वाले ने कहा मैं दूध बंद कर देता हूं कल से। तो फिर आपने अपना पैतरा पलटा और जो आपका झगड़ा हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, आपने उसको अस्वीकार कर लिया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और आप दूध वाले से कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ भैया, अब छोड़ो। ये कहकर के आपने उस चेतन को अस्वीकार कर लिया, यानी समन कर लिया। उसे समन रक्षा युक्ति का सहारा लेना कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट रक्षा युक्ति। अगली रक्षा युक्ति है प्रक्षेपण। तीसरी प्रक्षेपण, मित्रों इसको प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। देखिएगा, इस शब्द के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड कहे जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ये प्रोजेक्शन शब्द या प्रक्षेपण शब्द किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। प्रक्षेपण शब्द का अर्थ क्या होता है? फेंकना। क्या होता है मित्रों? इसका शाब्दिक लिटरल जो मीनिंग है वो होता है फेंकना।
शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। फेंकना, क्या फेंकना भाई? पत्थर फेंकना तो होता नहीं है, तो फिर क्या फेंके? अपने दोषों को, अपने दोष या असफलता को, अपने दोष या असफलता को, अपने दोष या असफलता को उपस्थित वस्तु या वातावरण पर, उपस्थित वस्तु या वातावरण पर थोपना, आरोपित करना, प्रक्षेपित करना, प्रक्षेपित करना प्रक्षेपण है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये क्वेश्चन आ चुका है मित्रों। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, देखिएगा बहुत अच्छा वर्ड है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल है। देखिए प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन, प्रक्षेपित कर देना, फेंक देना, आरोपित कर देना, उड़ेल देना। कब? जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करता है, बार बार प्रयास करता है, बार बार कोशिश करता है, लगातार प्रयासरत रहता है, उसके बावजूद भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी असफलता का दोष या अपनी कमियों को दूसरे सामने वाली स्थिति, परिस्थिति, वातावरण या वस्तु में देखने लग जाता है, उस पर डाल देता है। उसे प्रक्षेपण रक्षा युक्ति का सहारा लेना कहा जाता है। जैसे मुझे याद है पिछली बार फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा में एक विद्यार्थी वजह क्या रही नहीं पता, लेकिन जब एग्जाम से बाहर आया तो वह आते ही एग्जामिनर को गाली देने लगा कि हमारा तो एग्जामिनर ही खराब आ गया, मेरा तो पेपर छूट गया, मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए। दूसरा बालक कहता है अरे ये तो 8-10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, वरना तो मैं पूरा पेपर ही फाड़ देता, यानी मैं राजस्थान टॉप कर देता, मैं इंडिया टॉप कर देता। तो यानी अपनी असफलता का दोष उस पेपर पर लगा देना, अपनी असफलता का दोष उस परीक्षक पर मढ़ देना प्रक्षेपण है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना तो मुझे नहीं आता, टेढ़ा किसको बता रहा हूं? आंगन को। अरे भाई आंगन की बनावट थोड़ी सी ऐसी है, टेढ़ी है, तो आपने उसका फायदा उठाकर उस टेढ़ेपन पर अपनी असफलता का दोष प्रक्षेपित कर दिया, अपनी असफलता का दोष मढ़ दिया। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल अर्थ में हम लोगों ने प्रक्षेपण। मित्रों यहां पर एक ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन, यानी औचित्य स्थापन, जिसे तार्किकीकरण भी कहते हैं, जिसे युक्तिकरण भी कहते हैं, जिसे परिमेयकरण भी कहते हैं। वो इससे मिलता जुलता ही है और बहुत सारे बालक कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। याद रखो मित्रों, जब प्रक्षेपण की बात आती है तो सामने वाली वस्तु में कोई माइनर फॉल्ट होता है, कोई निश्चित रूप से कोई छोटा मोटा दोष जरूर होता है, और उस दोष का फायदा उठाकर आप उसी को हाईलाइट करते हुए अपनी असफलता का दोष उसी पर मढ़ देते हो। अरे भाई वास्तव में आंगन थोड़ा सा टेढ़ा तो है, तो उस थोड़ी सी टेढ़ेपन को
आपने अपनी असफलता का दोष उसी पर मत दिया। अरे तुम्हारा तो आंगन ही टेढ़ा है, वरना तो मैं ऐसा डांस करता, ऐसा डांस करता, ऐसा डांस करता कि सारी दुनिया मुझे देखती। इसका मतलब क्या है? डांस करना खुद को नहीं आता है और आंगन को टेढ़ा बता रहा है। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स यहां पर इसी को कहा गया प्रक्षेपण। क्या कहा गया मित्रों? प्रक्षेपण। लेकिन एक और रक्षा युक्ति जो हम बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं वो है औचित्य स्थापन। उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिएगा, औचित्य स्थापन, फोर्थ नामक रक्षा युक्ति हमारी औचित्य स्थापन। इसको मित्रों युक्तिकरण भी कहा जाता है, इसको तार्किकीकरण भी कहा जाता है। इसके नामों में ही उलझाता है भाई, तार्किकीकरण भी कहा जाता है और इसको परिमेयकरण भी कहा जाता है। बस ये चारों नाम आपको याद कर लेने चाहिए। परिमेयकरण भी कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में रेशनलाइजेशन कहते हैं। रेशनलाइजेशन। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से स्पेलिंग देख लेना आप। हाँ, हम बात कर रहे हैं औचित्य स्थापन की। यहां पर क्या होता है? व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसी सामने वाली वस्तु और पद में निकालता है। अपनी असफलता का दोष अपनी असफलता का दोष उपस्थित पद, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उपस्थित पद या वस्तु में तर्क के आधार पर आरोपित करता है। तर्क लगा देता है, अरे भाई मार्कर बिल्कुल सही है, कोई कमी ही नहीं है, लेकिन फिर भी मार्कर को गलत बता देना। क्लियर हो गया? यहां पर अपना तर्क लगाकर, एक दिन लोमड़ी कहीं जा रही थी जंगल की तरफ, उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अब भूख लगी थी तो उसको एक अंगूरों की एक बेल दिखाई दी और उस पर अंगूर लटके हुए थे। अब अंगूर लटके हुए थे तो अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन वो अंगूरों की ऊंचाई अधिक थी। उस लोमड़ी ने अपनी भूख को शांत करने के लिए, अंगूरों को पाने के लिए बहुत मेहनत की, उछल कूद की, बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, असफल हो गई। तो फिर कहती है, अरे छोड़ो यार, ये तो अंगूर ही खट्टे हैं, मेरे किस काम के। जब कई बार बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत मेहनत करते हैं, तो कहते हैं, अरे मैं कोई इसके लिए मेहनत करूंगा क्या? मैं और इसके लिए मेहनत, मैं और थर्ड ग्रेड टीचर बनूंगा, मैं और व्याख्याता में जाऊंगा, मैं तो आईएएस बनूंगा। तो यानी उस चीज को ही, उस पोस्ट को ही खराब बता देना, तर्क लगाकर बताना। कुछ लोग तो कहते हैं, अरे मेरा तो बिजनेस इतना तगड़ा चल रहा है, जबकि खूब मेहनत की थी, खूब पढ़ाई की थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब उस वस्तु में, उस पद में ही दोष बता देना, अरे उस पद में रखा ही क्या है, मेरे तो मजे ही मजे, मेरे तो क्या बिजनेस चलता है, गाड़ियां, बंगले, सब कुछ, नौकर चाकर सब कुछ है मेरे पास। तो ऐसा कह करके वो तर्कयुक्त औचित्य स्थापन करता है, उसी को औचित्य स्थापन कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं मित्रों। बहुत सरल है। तो इसमें लोमड़ी के अंगूर खट्टे होना, इसका फेमस एग्जाम्पल है लोमड़ी के अंगूर खट्टे होना, लोमड़ी के अंगूर खट्टे होना।
दूसरा एग्जाम्पल है नींबू मीठे होना। अब ये नींबू मीठे होना को समझ लो। देखो ध्यानपूर्वक, एक बार एक बैंक में एलडीसी के पद पर, क्लर्क के पद पर एक व्यक्ति का चयन हो गया। काफी टाइम हो गए, कई साल हो गए नौकरी करते हुए। अब वो जो एलडीसी बने थे, उनके साथ वाले अन्य क्लर्क के पदों पर कार्यरत लोगों का मैनेजर के पद पर चयन हो गया और उन भाई साहब का नहीं हुआ। वो एलडीसी बने रहे और उनके साथियों का मैनेजर बन गए वो। अब क्या हुआ, एक दिन वो एलडीसी महोदय, वो क्लर्क महोदय कहते हैं, उनसे पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। तो उन्होंने कहा अरे उस पद में रखा ही क्या है, यानी मैनेजर के पद में रखा ही क्या है, मेरे तो मजे ही मजे हैं, मुझे तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता। यानी तर्क लगाकर मैनेजर के पद को, जो कि उच्च पद है, श्रेष्ठ पद है, अच्छा पद है, उसको तर्क लगाकर उस पद को ही बेकार बताना और अपने छोटे पद यानी क्लर्क के पद को अच्छा बताना, यानी अपने क्लर्क रूपी नींबू को मीठा बताना और जो पहले से ही एप्पल है, पहले से ही मीठा है, उसको खट्टा बताना, यानी मैनेजर के पद को खट्टा बताना और अपने छोटे क्लर्क के पद को मीठा बताना, नींबू मीठा होना। मित्रों, तर्क लगाकर, व्यक्ति सामने की वस्तु में कोई दोष ही नहीं है, उस पद में कोई कमी नहीं है, वो तो पहले से ही अच्छा है, लेकिन उसको तर्क लगाकर गलत बताना यहां पर कहलाता है रेशनलाइजेशन, यानी कि औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, तार्किकीकरण। क्लियर हो गया? तो मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। यहां पर अप्रत्यक्ष उपायों के अंतर्गत हम लोगों ने 4 प्रकार की रक्षा युक्तियों का डिस्कशन किया। आगे की रक्षा युक्तियों की चर्चा, जिनका संबंध भी अप्रत्यक्ष उपायों से ही रहेगा, वो चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं मित्रों।